लास्ट लेक्चर में हमने CAG के बारे में बात किया था। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी एक ऐसा पोस्ट है, भारतीय संविधान में बताया हुआ एक ऐसा पोस्ट है जिसका कार्य भारत सरकार को विभिन्न प्रकार के लीगल मैटर्स पे सुझाव देना होता है। न सिर्फ सुझाव देना इसका कार्य होता है, बल्कि जितने भी भारत सरकार के खिलाफ केसेस होते हैं, जैसे किसी भी न्यायालय में ये जो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, यानी कि भारत सरकार की बातों को रखते हैं, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं लीगल मैटर्स में। आपको पता है कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर या किसी भी प्रकार का मिनिस्टर या कोई भी प्रकार का सांसद या कोई भी विधायक बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो सिर्फ एज को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको मिनिमम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए PM बनने के लिए, CM बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए या फिर मंत्री बनने के लिए। आपको पता है इसके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है कि जो अंगूठा छाप होते हैं वो भी शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास कानून का समझ कितना होगा, क्योंकि वो अंगूठा छाप है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं बिल्कुल भी, तो उनको लीगल मैटर्स पे तो कोई आइडिया ही नहीं होगा, कानून का कोई आइडिया ही नहीं होगा। इसको लेकर के संविधान में एक ऐसा पोस्ट का वर्णन किया गया है जो भारत के जितने भी भारत के जो सरकार होंगे, भारत के सरकार को लीगल मैटर्स पे अपना सुझाव देंगे। तो इसी पोस्ट के पे जो लोग होते हैं, काबिज होते हैं, इस पोस्ट को बोला गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम बात कर लेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नीचे जो कार्य करते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है आगे बात करने वाले हैं अभी। फिर साथ ही साथ बात कर लेंगे कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, और फिर जिस प्रकार से देश के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसी प्रकार से भारत के हर एक राज्य के लिए अपना एक महाधिवक्ता होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये एडवोकेट जनरल के नीचे भी होता है एक एडिशनल एडवोकेट जनरल। तो इस सारे मैटर पे, सारे टॉपिक्स पे और सारे पोस्ट पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। सबसे पहले देखिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत में जो एक पोस्ट होगा या इस पोस्ट पे काबिज कोई आदमी होंगे, ये क्यों काबिज होंगे, क्यों इसको बिठाना जरूरी है। सबसे पहला इसका आधार तो ये है कि इसके बारे में बताया गया है संविधान में। कहाँ बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को क्लियरली लिखा गया है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। तो कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी होती है वो किसी न किसी आर्टिकल के माध्यम से बताई गई होती है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AGI, ये भी ध्यान रखिएगा। AGI का जो पोस्ट है इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन को सुनना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से है कि भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस प्रकार का लाइन है आर्टिकल 76 का। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आर्टिकल जो 76 है, इस 76 में 4 सब क्लॉज हैं। ये तो हो गया आपका मेन 76, इसके अंतर्गत 4 सब क्लॉज हैं, 76(1), 76(2), 76(3) एंड 76(4). ये 4 क्लॉज हैं। ये चारों क्लॉज जो हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। इस चारों क्लॉज में क्या क्या लिखा हुआ है, इन सारी बातों पे अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आपको समझ आ गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ये पोस्ट होना है, और ये कहाँ लिखा हुआ है? 76 के अंतर्गत। इसमें अभी हमने आपको जो लाइन सुनाया था कि 76 में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि AGI, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। और आप प्रेसिडेंट चैप्टर को भी पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ आपने लास्ट के कई लेक्चर्स में देखा होगा कि प्रेसिडेंट जिनका भी नियुक्ति करते हैं वो किसके सलाह पे करते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पे करते हैं। प्रेसिडेंट किसके सलाह पे करते हैं नियुक्ति? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो नियुक्ति होता है किसके सलाह पे होता है? तो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पे कौन चुनता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और ये जो जितनी बात हम आपको बता रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यही बात लिखा हुआ है 76(1) में। तो अभी जो हमने आपको बताया था कि 76 में 4 सब क्लॉज है, ये पहला सब क्लॉज आपको समझ में आ गया। पहला में क्या लिखा हुआ है कि भारत में महान्यायवादी का जो नियुक्ति होगा ये राष्ट्रपति करेंगे, ये बात समझ में आ गया। 76(2) आता है, फिर 76(2) में बताया गया कि ये कार्य क्या करेंगे, मतलब महान्यायवादी का क्या कार्य होगा। तो इनका कार्य होगा भारत सरकार के विधिक मामलों में सलाह देना।
यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे, इनको जो है सो लीगल मैटर्स पे सलाह देना काम होगा किनका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। लीगल मैटर्स पे ये सलाह देंगे किसको, भारत के सरकार को, ये भारत की सरकार को विधिक मामलों पे सलाह देंगे। साथ ही साथ ये भी है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य इनको देंगे, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को विधिक मामलों में सलाह देने के अलावा राष्ट्रपति जो भी कार्य सौंपेंगे एजीआई को, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, इस कार्य को ये करेंगे कौन, एजीआई। ये कार्य करना भी इनका ड्यूटी है। तो एजीआई का ड्यूटी आपको समझ में आ गया। फिर थर्ड आता है 76(3) में क्या लिखा हुआ है, 76(3) में लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये भारत सरकार के खिलाफ में कोई भी अगर मुकदमा है, देश के किसी भी न्यायालय में अगर मुकदमा चल रहा है, तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के, किसी भी न्यायिक कोर्ट में जाकर के उस मामले की पैरवी कर सकते हैं, उस मामले में जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि भारत सरकार के एक वकील हैं, एक ऐसा वकील है जो सबसे बड़े वकील हैं, देश के सबसे बड़े वकील कर सकते हैं आप इसको। इनका कार्य भारत सरकार का पक्ष रखना होता है। ये देश के किसी भी न्यायालय में जाकर के अपने भारत सरकार की तरफ से पक्ष रख सकते हैं। यहाँ पे एक बात, ये बात लिखा हुआ है 76(3) में, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कभी भी भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते हैं। जब तक ये अपने पद पे काबिज हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब तक अपने पोस्ट पे बैठे हैं, तब तक भारत सरकार के खिलाफ कभी भी कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं। इनको भारत सरकार के लिए लड़ना है, भारत सरकार के तरफ से लड़ना है, उनके खिलाफ में नहीं। ये बात कहाँ लिखा हुआ था, 76(3) में। अब आता है 76(4). मोटी मोटी बातें जो है 76 की वो हम आपको बता दे रहे हैं, फिर हम इस पोस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। 76(4) में क्या लिखा होता है, इन्हें लिखा होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हटेंगे कैसे, इनको हटाने का क्या प्रक्रिया है। तो क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तभी तक अपने पोस्ट पे रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट का प्लीजर होगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही वो अपने पोस्ट पे रह सकते हैं, राष्ट्रपति के ना चाहने पे वो अपने पोस्ट पे नहीं रह सकते। मतलब राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनको हटा सकते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति तब उनको हटा सकते हैं। ये बात कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 76 के 4 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पे तभी तक रह सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति चाहता हो। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है, ये समझने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्यकाल होता तो राष्ट्रपति बीच में कैसे हटाते। ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल नहीं है। ये भी हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने अधिकतम उम्र तक रह सकते हैं, मैक्सिमम एज, तो एज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के इच्छा के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, हटाने की प्रक्रिया में जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का नाम तो लिखा होता है जरूर संविधान में, लेकिन ये असल में होते नहीं है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के पीछे कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सारा खेल इन्हीं का होता है, बस नाम प्रेसिडेंट का होता है। कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है कि प्रेसिडेंट जब चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं, लेकिन दरअसल ये प्रेसिडेंट तभी हटाएंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको बोलेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पे ही प्रेसिडेंट इनको हटाएंगे या प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करेंगे। तो सारा खेल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, प्रेसिडेंट तो बस नाम का है। तो ये बात समझ में आ गई, इसलिए हमने आपको बताया भी था कि प्रेसिडेंट को देश में नॉमिनल हेड क्यों कहा जाता है, रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। फिर सवाल आएगा कि प्राइम मिनिस्टर क्यों हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही तो हेड करता है ना पीएम। इसका मुखिया कौन होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री ही तो होता है, प्राइम मिनिस्टर ही तो होता है। तो वही बात हो गया ना, ये नॉमिनल हेड और ये रियल हेड। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज द रियल हेड ऑफ द नेशन, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी प्रेसिडेंट होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ और बात करते हैं। ये तो 76 का जो 1, 2, 3, 4 सब क्लॉज था, ये बातें जनरली आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी बुक, किसी यूट्यूब पे, किसी अदर वीडियोज़ पे आप इस चीज़ों को जान सकते हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं जो जनरली सारी जगहों पे नहीं मिलता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है आर्टिकल 76 में। इसके 4 सब क्लॉज हैं, चारों सब क्लॉज को आपने देख लिया। अब कुछ एक्स्ट्रा की अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक और आर्टिकल है भारतीय संविधान में, वो आर्टिकल है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 भी है एक अनुच्छेद भारतीय संविधान का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये कितना रिलेटेड है, इसका क्या मतलब होता है, अभी बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और कुछ बातें हैं जिसमें जो जानना रह गया है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है ये करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर ये अपॉइंट होंगे कौन, कौन हो सकते हैं जिनका नियुक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए होगा, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, भारत के न्यायवादी बनने के लिए क्वालिफिकेशन ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस
बनने के लिए जितनी योग्यता चाहिए उतना योग्यता आपको हो अगर है तो आप अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसी क्वालिफिकेशन को रिक्वायर्ड किया गया है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या योग्यता है, तो सिंपल है, हाई कोर्ट में किसी भी देश के किसी भी हाई कोर्ट में आप 5 साल तक जज रहे हो हाई कोर्ट के, या फिर आप 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किए हो, या फिर आप राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छे न्याय के जानकार, मतलब सॉरी न्याय नहीं, कानून के जानकार हो। अगर आप कानून के अच्छे जानकार हो, राष्ट्रपति की इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, देन यू आर द एलिजिबल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जजेस के लायक हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी एलिजिबल हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश के कौन बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इस प्रकार से ऑप्शन होता है। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज होने जितना योग्यता होना जरूरी है। तो ऑप्शन पे मात नहीं खाइएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बात समझ में आ गया। प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के एलिजिबल होंगे। बात आता है इनका वेतन का। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वेतन कितना होगा, सैलरी। तो इनका सैलरी जो होता है प्रेसिडेंट साहब तय करते हैं। कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से इनका वेतन मिलता है। और चूंकि इनका योग्यता सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर होता है, तो इसलिए इनका वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर ही कर दिया जाता है। तो ये आपने देख लिया इनका अपॉइंटमेंट, इनके बारे में कहाँ बताया गया, ये भी समझ में आ गया। फिर 76 का जो जितने भी सब क्लॉज हैं ये भी आपको समझ में आ गया, इनको हटाया कैसे जा सकता है ये भी आपको समझ में आ गया। तो मोटी मोटी बातें जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है ये आपको समझ में आ गया, सैलरी भी समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या ये संवैधानिक पोस्ट है। तो जी बिल्कुल, हमने आपको बताया कि इनका वर्णन कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 76 में। अभी हमने आपको बताया था आर्टिकल 76 में AGI के बारे में बताया गया। तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब एक और सवाल ये आता है कि मान लेते हैं कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे कोई ए नाम का व्यक्ति काबिज है, ठीक है, ए नाम का आदमी AGI के रूप में अभी कार्य कर रहा है। तो इनका कार्य तो ये है कि सरकार के तरफ से अपनी बातों को रखना, सरकार के तरफ से प्रतिनिधित्व करना, सरकार के लिए वकील का कार्य करना। तो क्या, चूंकि ये वकील बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होने जितना इनका योग्यता होना चाहिए। तो आपको पता है अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने जितना योग्यता अगर इनके पास होगा तो ये ऑलरेडी एक वकील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे तो ये हैं, लेकिन ये मूल रूप से क्या होंगे, एडवोकेट होंगे। क्या होंगे, एडवोकेट। तो जब ये मूल रूप से एडवोकेट होंगे तो एडवोकेट यानी कि वकील, वकील का काम क्या है, केस लड़ना, मतलब कानूनी अपनी बातों सलाह को देना, कानूनी विधिक सलाह को देना और फिर केस की पैरवी करना, यही काम होता है ना एडवोकेट का। तो फिर एडवोकेट जो ये है, मूल रूप से ये एडवोकेट है और पोस्ट पे है AGI के। तो क्या ये भारत सरकार में AGI के पोस्ट पे रहते हुए किसी निजी मामलों की पैरवी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आज के डेट में भारत सरकार की तरफ से कोई केस नहीं लड़ना है, इस बीच में आप आते हैं हमारे पास, आप जाते हैं AGI के पास, ए के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे तरफ से एक केस का पैरवी कर दीजिए, आपका जो भी फी है वो हम आपको देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो मूल रूप से एक एडवोकेट भी है, ये केस की पैरवी कर सकते हैं निजी मामलों में? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, AGI अपने पद पर रहते हुए भी निजी मामलों में पैरवी कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो जो केस की पैरवी करेंगे वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो केस भारत सरकार के खिलाफ नहीं है तो वो पैरवी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था 76(3) बताते वक्त, आपको 76(3) बताते वक्त हमने आपको ये बताया था कि AGI किसी भी हाल में अपने पद पे रहते हुए भारत सरकार के खिलाफ पैरवी नहीं कर सकते हैं, मतलब भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते हैं। तो अगर वो निजी केस भारत सरकार के खिलाफ नहीं है तो वो केस लड़ सकते हैं। केस लड़ने के लिए उनको क्या करना होगा, भारत सरकार से परमिशन लेना होगा, जो कि आसानी से मिल जाता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया निजी मामलों में भी पैरवी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। बात आता है टेन्योर का, इनका टेन्योर कितना होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा। तो शायद हाँ, कार्यकाल के बारे में तो अभी हमने आपको बता दिया था कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये कितने दिनों तक रहेंगे, ये राष्ट्रपति के प्लीजर के ऊपर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति तो नाम का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर निर्भर करता है। अब सवाल आता है जो अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे आप लोग जानते होंगे, चूंकि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो लगभग हर किसी को पता होता है कि ये प्रथम कौन थे, MC शीतलवाड़, ये थे भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल ये अब नहीं पूछता है, अब जो है सो कंपटीशन का पैटर्न इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि अब आपसे ये नहीं पूछता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था।
आपसे यही पूछ देगा कि सबसे लंबे समय तक रहने वाला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था, मतलब सर्वाधिक दिनों तक अपने पोस्ट पे काम करने वाला जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे। तो आपको पता होगा कि ये भी कौन थे, एमसी शीतलवाड़ ही थे। और ये भी पूछ सकता है कि कितने वर्षों तक काम किए थे, तो 13 ईयर्स तक, 13 ये 3 है, 13 ईयर्स तक ये काम किए थे एमसी शीतलवाड़। आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक समय के लिए कितने वर्षों तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे किसी व्यक्ति ने कार्य किया है, तो 13 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब हम आगे की बात करते हैं, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ये सवाल आप लोग के मन में आ रहा होगा या फिर आपने करंट अफेयर्स में याद किया ही होगा। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल। कौन है बच्चे, के वेणुगोपाल। और के वेणुगोपाल जो है, तो आपसे कभी भी एग्जाम में बहुत कम संभावना है, लेस प्रोबेबिलिटी, खास करके अगर आप लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपसे पॉलिटी की एक अच्छी समझ की उम्मीद की जाती है। तो इस वजह से आपसे ये नहीं पूछा जाने वाला है कि वर्तमान में एजीआई कौन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो एजीआई हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में वर्तमान में के वेणुगोपाल प्रमुख के वेणुगोपाल एजीआई है, इनके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे। एक स्टेटमेंट ये होगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही बात है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी, ये भी आपको पता है कि 2017 में हुई थी। आपसे ये कह दिया जाएगा कि ये भारत के 14वें एजीआई हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो महत्वपूर्ण पोस्ट पे बैठते हैं, कोई भी जो महत्वपूर्ण पोस्ट पे बैठते हैं अभी वर्तमान में जो अपने एजीआई हैं, कौन है, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, तो जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट पे बैठे हैं, तो इनके बारे में सारी जानकारी आपको पास होनी चाहिए कि ये किस वर्ष में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, किस राष्ट्रपति ने इनको अपॉइंट किया था, इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है। क्योंकि इनके बारे में तो एजीआई के बारे में तो टेन्योर का कुछ है नहीं, तो इसलिए पता नहीं करना है आपको। साथ ही साथ आपको ये पता कर लेना है कि ये अभी कैमे देश कितना नंबर है इनका, तो ये अभी 15th है, ये 15th एजीआई है इंडिया के। तो ध्यान रखिएगा, ये 14वें नहीं, ये 15वें एजीआई है के वेणुगोपाल। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, किसी भी चैप्टर के लिए अगर आप कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ इतना चीज़ें अगर आपको जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उस स्टडी मटेरियल में नहीं है, उस वीडियोज़ में नहीं है, तो आप अन्य जो स्रोतों से इस चीज़ को पता कर लें कि उनका नंबर क्या है। जैसे अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करते चलिए। जब भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ें, तो इस तरह से चीज़ों को सोचें और करें। तो इस प्रकार से आपने सारे चीज़ों को समझा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अभी हमने आपको बताया था आर्टिकल 88 के बारे में, अनुच्छेद 88 क्या बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये समझना हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन आएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है और ये कितने नंबर का है, ये तो आ सकता है, लेकिन अनुच्छेद आर्टिकल 88 जो है, 88 जो है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन बनने के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 88 ये रिलेटेड है बहुत सारे चीज़ों से, इसमें से एक चीज़ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं सिर्फ हम उसी को कवर कर रहे हैं, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है उससे हमको मतलब नहीं है। फिलहाल हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में रिलेटेड है आर्टिकल 88। ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट के जो भी सदन होते हैं, आपको पता है पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं, 2। एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, पॉपुलर नेम यही होता है, इसलिए हम बार बार राज्यसभा ही बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। और दूसरा सदन कौन सा होता है, लोकसभा। अब राज्यसभा लोकसभा लिख ही दिए, तो ये भी जान लीजिए, इसको उच्चतम सदन कहा जाता है और इसको निम्न सदन कहा जाता है। इसको समझदार सदन, बुजुर्ग सदन कहा जाता है, ठीक है, और इसको हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 2 सदन होते हैं पार्लियामेंट के, सॉरी एजीआई के नहीं, पार्लियामेंट के जो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो अनुच्छेद 88 के तहत, आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया है कि वो राज्यसभा या लोकसभा, ये तो किसी के मेंबर नहीं होते हैं, एजीआई किसी के मेंबर नहीं होते, ना राज्यसभा के ना ही लोकसभा के, लेकिन ये किसी भी सदन में जो मीटिंग होता है उस मीटिंग में जाकर के बैठ सकते हैं, मतलब इसके सीटिंग में जाकर के बैठ सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं एजीआई। किसमें राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों के बैठकों में भाग ले सकते हैं। न सिर्फ भाग ले सकते हैं बल्कि ये संबोधित भी कर सकते हैं उस सभा को। जब राज्यसभा की सीटिंग होगी तो उसको संबोधित कर सकते हैं, जब लोकसभा की सीटिंग होगी तो इसमें जाकर के वो इसको संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा या लोकसभा या कई संसदीय जो कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती हैं, उस कमिटीज़ के ये मेंबर भी बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री जो
पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होते हैं इसके सदस्य भी ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बस इनके ऊपर थोड़ा सा बाउंडेशन ये है कि ये सारा कुछ कर सकते हैं हाँ सदन के अंदर, लेकिन बस ये वोट नहीं कर सकते हैं, ये अपना वोट नहीं दे सकते हैं किसी भी मैटर पे। अगर जब भी सदन के अंदर वोटिंग होगी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वहाँ बैठक में भाग तो ले सकते हैं, उसको संबोधित तो कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में अपना मेंबर के रूप में तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। ये किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, दूसरा ये पार्लियामेंट्री कमेटीज के सदस्य हो सकते हैं, तीसरा ये वोट कर सकते हैं। तो नहीं, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, वोट नहीं कर सकते हैं। और ये बात कहाँ बताया गया? आर्टिकल 88 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राज्यसभा लोकसभा के बैठक में भाग ले सकते हैं या उसको संबोधित कर सकते हैं या किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज के सदस्य हो सकते हैं, इसके बारे में कहाँ बताया गया? तो आर्टिकल 88 में। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित सारी बातें जो भी आपको जानना बेहद जरूरी था। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ ही रहे हैं तो इसके नीचे थोड़ा सा 2 पोस्ट और होता है, इसको भी समझ लीजिए ताकि ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से खत्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को हम अब AGI लिखते हैं। AGI पूरे देश में, आपको हमने अभी बताया था कि पूरे देश में अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो उससे तरफ भारत सरकार की तरफ से ये पैरवी कर सकते हैं। तो इतना बड़ा वर्कलोड है, इतना बड़ा कार्य करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर अकेले नहीं कर पाते हैं तो ये नियुक्त करवाते हैं किसका? सॉलिसिटर जनरल का। मतलब सॉलिसिटर जनरल का जो नाम आपने सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल, इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है AGI की मदद करना, AGI की मदद करना। सॉलिसिटर जनरल किसके अंदर कार्य करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर कार्य करता है। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है AGI का हेल्प करना। ये बात भी आपको समझ में आ गया। सॉलिसिटर जनरल से भी अगर जब काम नहीं हो पाता है, मतलब लगता है कि और ज़्यादा आदमी का जरूरत है, तो फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का निर्माण किया जाता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका क्या काम होता है? सॉलिसिटर जनरल की मदद करना। मतलब ये सारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं। सॉलिसिटर जनरल का काम AGI का मदद करना है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का काम, इनका काम भी इसको मदद करना और इसका भी मदद करना होता है। ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही बात बताया गया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था संविधान में, और ना ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में कोई बात बताया गया था। ये दोनों जो है सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब ये संवैधानिक पोस्ट नहीं है, लेकिन AGI संवैधानिक पोस्ट है। संविधान में इसके बारे में सिर्फ यही बताया, अटॉर्नी जनरल के बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। इनको कैसे हटाया जा सकता है, कौन नियुक्त हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन इनका, बाकी इनका जो टेन्योर है इसके बारे में बताया गया, सिर्फ इतना ही। इनका वेतन कितना होगा, ये सारी बातें जो है सो संविधान में नहीं बताया गया है। इनके लिए एज कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब संविधान में कोई बातें नहीं बताई गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी। तो सॉलिसिटर जनरल समझ में आ गया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी समझ में आ गया। चूंकि ये दोनों संविधान में है ही नहीं तो इसके बारे में अनुच्छेद जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, अनुच्छेद ही नहीं है तो क्या जानिएगा। अब साथ ही साथ आपने सॉलिसिटर जान लिया, एडिशनल सॉलिसिटर जान लिया, तो अब जान लीजिए एक और होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपने देख लिया। अब एक होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ये क्या होता है? ये होता है हर एक, इसका वर्णन सबसे पहले, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा पोस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो होता है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो इसके बारे में बताया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान में बताया गया है तो कोई ना कोई आर्टिकल होगा, बिल्कुल आर्टिकल है, आर्टिकल 165। ये क्या होता है जान लीजिए। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्य पूरे देश के लिए होता है, पूरे देश के लिए, भारत सरकार के लिए मामले का पैरवी करना होता है, उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल का कार्य जिस राज्य के लिए, एडवोकेट जनरल जो होते हैं ये स्टेट के लिए चुने जाते हैं। हर एक राज्य अपना अपना एडवोकेट जनरल चूज करता है। तो ये जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट के लिए, उस राज्य के अंदर जितने भी केसेस होंगे उस राज्य सरकार के खिलाफ, उसके तरफ से ये पैरवी कर सकते हैं, राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में उस राज्य के अंदर। मतलब जो काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भारत सरकार के लिए है वही काम एडवोकेट जनरल का स्टेट सरकार मतलब राज्य सरकार के लिए है। तो जिस प्रकार से नियुक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है उसी प्रकार से नियुक्ति इनका भी होगा। यानी कि आपको पता है राष्ट्र में जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में उनका दर्जा किसको मिलता है? गवर्नर साहब को। तो गवर्नर साहब इनका नियुक्ति करेंगे, आपको पता हो गया ये बात। एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? गवर्नर साहब, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है। गवर्नर साहब जो अपॉइंट करेंगे तो वहाँ पे तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे करते थे, तो यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद के सलाह पे करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पे। राज्य सरकार में जितने भी मंत्री होंगे उनका जो परिषद होगा मंत्रिपरिषद के सलाह पे गवर्नर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गया। फिर बात ये आता है कि इनका कार्य अभी हमने बता दिया कि राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करना। फिर ये कब तक अपने पोस्ट पे रहेंगे? तो जब तक गवर्नर चाहे। गवर्नर के चाहने का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक चाहे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा इनको हटा देगा।
इनके बारे में भी नहीं बताया गया है। टेंडर, चूंकि टेंडर होगा ही नहीं, गवर्नर की इच्छा पे कार्य कर रहे हैं तो टेंडर क्या होगा। क्वालिफिकेशन, एडवोकेट जनरल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जितना क्वालिफिकेशन जरूरत है उतना ही क्वालिफिकेशन इनको मिलेगा। सैलरी कितना होगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट के बराबर की योग्यता में इनका नियुक्ति होता है, तो हाई कोर्ट के जज को जितना मिलेगा उतना ही इनको भी मिलेगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो एडवोकेट जनरल भी हो गया। कभी कभी जरूरत पड़ने पे जब एडवोकेट जनरल से पूरा काम नहीं हो पाता है तो एक और पोस्ट को क्रिएट किया जाता है, उसका नाम होता है एडिशनल एडवोकेट जनरल। ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, याद रखिएगा, इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। संविधान में इसके बारे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसकी नियुक्ति की जाती है। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सॉलिसिटर जनरल जो अभी हमने आपको बताया था उसकी संख्या कितनी हो सकती है। संख्या उसका फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जितना का जरूरत है, जितना में आपका काम हो जाए, जितना सुविधा हो, उतना के लिए उसका नियुक्ति कर दिया जाता है। ये समझ में आ गया आपको एडवोकेट जनरल भी। तो एडवोकेट, जिस प्रकार से हमने आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए एक विशेष प्रोविजन बताया था आर्टिकल 88, उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी एक विशेष आर्टिकल है, और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 165 में इसका वर्णन है, 165 में इसका वर्णन है, और 177 में इसकी विशेष प्रोविज़न के बारे में बताया गया है। विशेष प्रोविज़न क्या है, ये विशेष प्रोविज़न ये है कि एडवोकेट जनरल जो है राज्य की जितनी भी, मतलब राज्य का तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, और किसी किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, यानी विधान परिषद भी होता है। तो राज्य की जो भी सदन है, अगर 2 सदन वाला राज्य है तो 2 सदन, और सिंगल सदन का राज्य है तो सिंगल सदन, जो भी सदन है उस सदन में जाकर के बैठक में भाग ले सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। उस के लिए जो कमेटी बनेगा, कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये वोट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो बातें आर्टिकल 88 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, वही बात बताया गया है एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल 177 में। तो ये सारी बातें हुई आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।